ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसके रहस्यों को वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हैं। कभी अंतरिक्ष से वैज्ञानिकों को रहस्यमय सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, तो कभी वैज्ञानिक खुद एलियंस के लिए सिग्नल भेजते हैं। तो चलिए यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हुए इसके बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स को जानते हैं। FRBs यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट, ये वो सिग्नल होते हैं जो बाहरी अंतरिक्ष से आते हैं, जिन्हें हम सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही कैप्चर कर पाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिग्नल्स किसी हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेस से पैदा होते हैं, जिसको वैज्ञानिक अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि जब कोई न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल के अंदर समा जाता है, तब इस घटना के दौरान हाई एनर्जी के साथ फास्ट रेडियो बर्स्ट पैदा होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिग्नल्स केवल कुछ पलों के लिए ही आते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा इतनी होती है जितनी 10,000 सालों में हमारा सूर्य पैदा करता है। वैज्ञानिक इस संभावना को भी मानते हैं कि हो सकता है कि ये सिग्नल्स किसी हाईली एडवांस्ड इंटेलिजेंट सभ्यता के भी हो सकते हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों ने कई FRBs को रिकॉर्ड किया है, जो कुछ पलों के लिए आते हैं और अचानक से बंद हो जाते हैं, लेकिन एक FRB 121102 ऐसा है जो वैज्ञानिकों को हैरत में डाले हुए है। 2 नवंबर 2012 को इसे पहली बार कैप्चर किया गया था और तब से लेकर अब तक इसको 150 से भी ज्यादा बार कैप्चर किया जा चुका है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये सिग्नल्स 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद किसी गैलेक्सी से आते हैं, लेकिन इन सिग्नल्स का सोर्स क्या है ये अभी तक कोई नहीं बता पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ कोई बड़ा न्यूट्रॉन स्टार होगा जिससे ये सिग्नल एमिट हो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ मौजूद एलियंस हमसे संपर्क करने के लिए इन सिग्नल्स को भेज रहे हैं। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ये सिग्नल्स एलियंस द्वारा भेजे गए हैं तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये सिग्नल्स 300 करोड़ साल पहले छोड़े गए थे, तब जाके ये पृथ्वी पर अब पहुंच पाए हैं। लेकिन जब ये सिग्नल्स एमिट हुए होंगे उस समय पृथ्वी पर सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म ही थी, तो ये तो जाहिर है कि ये सिग्नल्स हमारे लिए तो नहीं आए। साल 1977 में हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और उनके चंद्रमा को स्टडी करने के लिए नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनको लॉन्च हुए 4 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है और ये अभी भी काम कर रहे हैं। वॉयेजर मिशन हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें एलियंस के लिए हमारे द्वारा भेजे गए मैसेज हैं। वैज्ञानिकों ने इन वॉयेजर्स में एलियंस के लिए गोल्डन रिकॉर्ड्स भेजे हैं। गोल्डन रिकॉर्ड्स में पृथ्वी की कई तरह की आवाजें और फोटोज भेजे हैं, जो कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन और हमारी मानव सभ्यता को एक्सप्लेन करते हैं। जब वॉयेजर प्रोब किसी ऐसे तारामंडल के पास से होकर गुजरेंगे जहां कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता रहती हो, और अगर बाई चांस उन्होंने इन वॉयेजर्स को कैप्चर किया तो वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। वॉयेजर 1 आने वाले 40,000 सालों बाद ग्लीज 445 तारे के पास से होकर गुजरेगा। वहीं वॉयेजर 2 42,000 सालों बाद रॉस 248 तारे के पास से गुजरेगा और 2 लाख सालों बाद वॉयेजर 2 सीरियस तारे के पास से होकर गुजरेगा। इतने लंबे समय में इंसानियत पृथ्वी पर रहे या न रहे, लेकिन इंसानों द्वारा छोड़ी हुई छाप वॉयेजर्स के द्वारा अंतरिक्ष में कहीं न कहीं जरूर रहेगी। आपको ये तो पता ही होगा कि एक नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादलों से बना बहुत बड़ा क्लाउड होता है, जो कि कई प्रकाश वर्ष में फैला होता है। नेबुला के अंदर नए नए तारों का जन्म होता है, इसीलिए नेबुला को तारों का घर भी कहा जाता है। यूं तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे नेबुलाज को खोज निकाला है, लेकिन IC1805 नेबुला बहुत ही खास है, क्योंकि अंतरिक्ष में ये बड़े से हार्ट की शेप में दिखाई देता है, जिसमें से लाल रंग की रोशनी निकलती है। ये नेबुला लगभग 200 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इस नेबुला को नेबुला ऑफ द लव भी कहा जाता है। दरअसल ये नेबुला लाल रंग का इसलिए है क्योंकि इसके मध्य में तारों का एक झुंड है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन निकलता है, जो इस नेबुला को लाल रंग का बना देता है। वैसे नेचर द्वारा बनाई गई ये विशाल आकृति सच में बहुत ही खूबसूरत है। क्या अभी आप रुके हुए हो या गतिशील हो? अब आप कहोगे कि हम तो अभी इस वीडियो को बैठकर देख रहे हैं, इसलिए हम तो अभी रुके हुए हैं। क्या ये सच है? दरअसल हम कभी भी स्थिर होते ही नहीं, हर क्षण हम कुछ न कुछ दूरी ट्रेवल करते रहते हैं। दरअसल पृथ्वी पर मौजूद किसी रिलेटिव पॉइंट से देखने पर हम अपने आप को रेस्ट में महसूस कर सकते हैं। अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो हमारी पृथ्वी लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूम रही है, जो 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है। तो देखा जाए तो हम भी इतनी ही रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं, भले ही अभी आप इस वीडियो को बैठकर देख रहे हो।
हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी तो कर रही है, जो कि 365 दिनों में पूरी करती है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को जूम आउट करके देखें तो हम पाएंगे कि हमारी पृथ्वी लगभग 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। मतलब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हम सिर्फ इतनी ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं? अगर हम अपनी गैलेक्सी को जूम आउट करके देखें तो हम पाएंगे कि हमारा सूर्य पूरे सोलर सिस्टम सहित 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। मतलब सोलर सिस्टम रूपी गाड़ी में बैठकर हम मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब ग्रह और तारे इतनी तेज रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारी गैलेक्सी कैसे पीछे रह सकती है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रही है। मतलब हम मिल्की वे गैलेक्सी रूपी गाड़ी में बैठकर हर सेकंड लगभग 583 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब सिर्फ इस वीडियो को देखते देखते ही अभी आपने लगभग 2 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। वाओ, अमेजिंग। अब आप आज के बाद ये मत सोचना कि आप बैठे हो तो रेस्ट में हो, नहीं। हमारा ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, जिसमें अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। लेकिन ब्रह्मांड में अभी तक खोजी गई सबसे बड़ी आकाश गंगा कितनी बड़ी है? हमारे यूनिवर्स में कुछ छोटी गैलेक्सीज हैं, तो कुछ बड़ी, तो कुछ विशालकाय। ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे छोटी गैलेक्सी केवल 200 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। अब आपको बता दें कि ये इतनी छोटी है कि इससे बड़े तो किसी भी गैलेक्सी में नेबुला होते हैं। अगर हम मीडियम साइज की गैलेक्सीज की बात करें तो उनमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी शामिल होती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1,05,700 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। मतलब लाइट को हमारी गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,05,700 सालों का वक्त लगता है। अगर हम बड़ी आकाश गंगा की बात करें तो उनमें हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा आ जाती है, जो कि 2,20,000 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। अगर हम ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे बड़ी गैलेक्सी की बात करें तो वो है IC1101, जो कि ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे विशालकाय गैलेक्सी है, जो कि सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये आकाश गंगा 6 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। आपको बता दें कि ये आकाश गंगा शुरू में इतनी बड़ी नहीं थी। दरअसल ये समय के साथ अपनी पड़ोसी आकाश गंगाओं से टकराती रही और अपने आकार को बढ़ाती रही। वैसे आपको बता दें कि कुछ अरब साल बाद हमारी आकाश गंगा अपनी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा से टकरा जाएगी और मिल्की वे का आकार भी बड़ा हो जाएगा। क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे वॉयलेंट ग्रह कौन सा है? वीनस हमारे सौरमंडल के वॉयलेंट प्लैनेट्स में से एक है, जिसका टेम्परेचर सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा है। यहाँ होती है पानी की नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश। यहाँ फटते हैं हजारों की संख्या में ज्वालामुखी। ये सब घटनाएं इस ग्रह को बहुत ज्यादा वॉयलेंट बनाती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे खतरनाक ग्रह नहीं है, बल्कि सोलर सिस्टम का सबसे वॉयलेंट प्लैनेट है जुपिटर। दरअसल जुपिटर इतना खतरनाक है कि इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऊपर से देखने पर ये ग्रह बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसके रंग बिरंगे बादल काफी मनमोहक लगते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हर सुंदर दिखने वाली चीज मासूम हो। इसलिए जुपिटर के खूबसूरत दिखने वाले बादलों को देखकर धोखा मत खा जाना। ये दिखने में जितने सुंदर हैं उतने ही खतरनाक और जानलेवा हैं। साल 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 सालों के सफर के बाद जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट 2 भागों में बना था। पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जिसको जुपिटर के अंदर गिराया जाने वाला था, और दूसरा भाग जुपिटर के ऑर्बिट में घूमकर इसकी स्टडी करने वाला था। 7 दिसंबर 1995 को टाइटेनियम से बने हुए जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डिटैच किया गया, जो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में प्रवेश हुआ। दरअसल जुपिटर एक गैस जाइंट है, वहाँ रॉकी सरफेस नहीं है। इस वजह से उस प्रोब का जुपिटर के सरफेस पर टकराना नामुमकिन था। इसी वजह से वो प्रोब जुपिटर के अंदर जाता रहा। जैसे ही वो प्रोब जुपिटर के सबसे ऊपरी एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो ये पता चला कि इसका वायुमंडल घने बादलों से भरा था। ये बादल अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O, और इन बादलों से पानी की बारिश भी होती है। वैसे अगर जुपिटर पर कोई रॉकी सरफेस ही नहीं है तो आखिर ये पानी की बूंदें जाती कहाँ हैं? इसका जवाब हमें जुपिटर के और अंदर जाकर पता चलेगा।
जैसे ही प्रोब और गहराई में गया तो वहां वातावरण का दबाव बढ़ता गया और वहां का टेम्परेचर भी बढ़ गया। थोड़ी और गहराई में जाने के बाद ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं और अब एक ऐसी जगह आती है जहां लगातार उन बादलों से बारिश होती रहती है। लेकिन जब हम इससे भी नीचे जाते हैं तो बरसने वाला पानी वेपर में बदलकर फिर से बादलों में चला जाता है और पानी यहाँ से नीचे नहीं जा पाता। प्रोब और ज्यादा नीचे जाता रहा और वहाँ का दबाव और तापमान और ज्यादा बढ़ता रहा, जिस वजह से उस प्रोब के पार्ट्स ही पिघल गए और पिघल कर भाप बनने के बाद वो प्रोब जुपिटर के बादलों का हिस्सा बन गया। ये प्रोब जुपिटर में ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाया, लेकिन इसने अपनी इस जर्नी में जुपिटर के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। हालांकि इसके बाद भी वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए और भी मिशन किए, जिनकी बदौलत आज हम जुपिटर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और जुपिटर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए भविष्य में भी इस पर मिशंस जारी रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।